टॉपिक्स पढ़े थे, एक ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक एक्सटेंशन ऑफ एक। जब हम ग्रांटिंग देख रहे थे तो हाँ, एप्लीकेशन जब आपने दी तो 30 दिन के अंदर कोर्ट कह रही हूँ, रेरा आपको क्या क्या दे देगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। उसके साथ एक और चीज देगा, वेबसाइट का एक्सेस दे देगा और वेब पेज क्रिएट करने देगा वहां पे आपको, ठीक है। जब आपने एक्सटेंशन पढ़ा तो एक्सटेंशन नहीं हो सकता, कब हो सकता है अलमस, फोर्स में जोर होगा, नेचुरल कलामिटी और फ्लड हो गया, वॉर हो गया, तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, वो भी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको कभी भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। अब कह रहा है रिवोकेशन। रिवोकेशन में क्या होता है बच्चे, एक रिवोकेशन समझते हो ना, मतलब हमने जो आपको रजिस्ट्रेशन दिया वो अब हम क्या कर रहे हैं, आपसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। अब रिवोकेशन एक होता है, अथॉरिटी रिवोक करती है आपसे जब आप क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो या फिर क्या करते हो, वायलेशन। वायलेशन मतलब कोई भी प्रोविजन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आपने क्या कर दिया है, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस कर लिया, या फिर क्या कर लिया बच्चे, फ्रॉड कर लिया है, ठीक है। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस में क्या आता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब आपने क्या किया, सामने वाले को बोला कि तुम्हें मॉड्यूलर किचन मिलेगा, क्या बोल दिया, मॉड्यूलर किचन मिलेगा, 3 BHK, हर रूम में क्या है, बालकनी। गए तो सिर्फ 2 ही बालकनी, और मॉड्यूलर किचन कुछ नहीं, बस ऐसे खड्डे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिया आपने, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक फ्लैट दिखाया जिसमें ये सब बना हुआ है, पर जब एक्चुअल में हमने परचेज किया तो आपने ऐसा फ्लैट हमको नहीं दिया। आपने एड्स भी क्या की, मिसलीडिंग की। उसके बाद बार बार ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि ये तो आपको मिलेगा ही, तो डिसेप्टिव क्लेम्स जो आप नहीं देना चाहते थे, तो झूठे क्लेम्स आपने उनको दिए हैं। झूठे क्लेम्स मतलब ये हम आपको करके देंगे, पानी का काम, वॉशरूम क्लीनिंग, ये सब हम आपको पहले से करके देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बोला पेंट करके मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 30 days नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर द रिवोकेशन, तो सामने वाले को हम बोलेंगे भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी ना, हाँ मिलेगी। एंड अथॉरिटी और भी कंडीशंस लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिवोकेशन, मतलब वो कहेंगे ठीक है हम रिवोक नहीं कर रहे हैं, पर तुमने जो जो क्लेम किए वो तुम पूरा करो और फिर तुम काम कंटिन्यू कर सकते हो। समझ आया एक शॉर्ट स्टोरी। रिवोकेशन में 2 चीजें, अथॉरिटी खुद से क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है, कब कब, 4 चीजों में। क्या क्या होता है, डिफॉल्ट, वायलेशन, अनफेयर प्रैक्टिस और फ्रॉड, 4 ही चीजें। क्या क्या बच्चे, अब अनफेयर प्रैक्टिसेस में क्या आते हैं, 3 चीजें, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एड्स और डिसेप्टिव क्लेम्स, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिसेस में 3 चीजें क्या क्या, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एक्ट्स और डिसेप्टिव क्लेम्स। चलो अब कह रहा है, इसको हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। अब कह रहा है अथॉरिटी ऑन रिसीट ऑफ एनी कंप्लेन, यानी उसको क्या मिली, एक कंप्लेन मिली, और सुओ मोटो मतलब अपनी मन मर्जी से, सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से, इन दिस बिहाफ और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर देगा, रिवोक कर देगा। क्या कर देगा बच्चे, रिवोक कर देगा। क्या रिवोक करेगा, जो उसने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया था ऊपर सेक्शन में, ठीक है। कब कब कर सकता है बच्चे, पॉइंट नंबर 1 कंप्लेन मिलियो, पॉइंट नंबर 2 सुओ मोटो, पॉइंट नंबर 3 किसी के रिकमेंडेशन से। लॉ पढ़ने का तरीका ऐसा ही, समझ आपको आ गया है, लेकिन लिखना क्या है, तो आपको ये लिखना है, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आ गया तो अथॉरिटी में रिवोक, पॉइंट नंबर 1 क्या, on a complain, receive any complaint, point number 2 suo moto, point number 3 recommendation of any authority। तो किसी बड़े ने बोल दिया कि भैया इसका क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दो, तो वो क्या कर लेगा, रिवोक कर लेगा। लेकिन कब करेगा, पहले तो वो इंक्वायरी करेगा ना, तो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि इस प्रमोटर ने क्या किया। प्रमोटर कौन बच्चे, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, डेवलपर। और अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हो वो सारे लोग, ठीक है। अब प्रमोटर मेक्स डिफॉल्ट डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट, यानी उसने क्या कर दिया बच्चे, डिफॉल्ट कर दिया। वर्ड मार्क करो, डिफॉल्ट। तो जो उसको सेक्शंस फॉलो करने को बोले थे उसमें उसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर ने क्या किया बच्चे, वॉयलेट की एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अप्रूवल गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब उसको रजिस्ट्रेशन मिल रहा था तब उसको बोला था ये सारी कंडीशंस फुलफिल करना, उसने एक आध कंडीशन क्या कर दी, वॉयलेट कर दी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, रिवोक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो प्रमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर एंड इरेगुलर प्रैक्टिस, इरेगुलरिटीज, ठीक है, तो किस में घुस गया वो, अनफेयर प्रैक्टिसेस में घुस गया। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला, अथॉरिटी ऑन रिसीट ऑफ एनी
कंप्लेन, सुओ मोटो और रिकमेंडेशन ऑफ एनी अथॉरिटी। क्या कर लेगा? रिवोक कर लेगा। क्या रिवोक करेगा बच्चे? रजिस्ट्रेशन जो उसने ग्रांट किया था। तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया, पहला डिफॉल्ट, दूसरा वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, डिफॉल्ट इन प्रोविजन ऑफ लॉ, याद रखना, ठीक है, और लास्ट इंडल्ज्ड इन अनफेयर प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, वो क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो आपको पता है अनफेयर प्रैक्टिसेस में तीन वर्ड कराए थे, क्या क्या? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एड्स और डिसेप्टिव क्लेम्स। वही होता है कि जब एक पर्सन ने प्रमोटिंग द scale or development of a real adopt any unfair method, unfair deceptive practices in any of the involving। अब इसके नीचे उन्होंने दिया है the practice makes making any statement wherein writing by visible representation। वो क्या कर देता है? सबसे पहले falsely represent करता है that the services are of the particular standard और grade। मैंने तो बहुत अच्छा माल लगाया है, आपके घर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जैसे ही रहने गए तो दीवालों में क्या आ गए? क्रैक्स आ गए, ठीक है, सीपेज आ गया। फिर represent that the promoter is approved or affiliated with which promoter has does not have। ठीक है, वो बोल रहा है अरे मैंने सब अप्रूवल करा लिए, सब अफिलिएटेड है, जबकि ऐसा उसने कुछ नहीं करा है। और फिर क्या कर रहा है? मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहा है। क्लियर हुआ सबको? अब बच्चे ए और बी ये जो है, ये ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे ऐसे एरो बनाओ ऐसे, और इधर लिखो अनफेयर प्रैक्टिस। मतलब आपको कौन से वर्ड्स याद रखने हैं? आपको याद करना है ए, बी, सी और लास्ट वाला डी। तो आपको मैंने एक वर्ड याद कराया फॉल्ट, डिफॉल्ट इन प्रोविजन ऑफ लॉ। एक वर्ड याद कराया वॉयलेट्स एनी टर्म्स एंड कंडीशन। एक वर्ड याद कराया अनफेयर प्रैक्टिस या इरेगुलरिटीज में घुस गए। लास्ट वर्ड याद करो क्या? फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। लास्ट वर्ड क्या याद रखोगे? फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। क्लियर हुआ? तो अब जब ये चार चीजें होंगी, ए बी सी डी, ए क्या है? डिफॉल्ट ऑफ प्रोविजन, बी क्या है? वायलेशन, सी क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस, डी क्या है? फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस। जब ये चार चीजें होंगी तो इधर बाय कंप्लेन, इधर बाय सुओ मोटो और रिकमेंडेशन, वो क्या कर लेगा? रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लेगा। क्लियर हुआ सबको? जब भी रिवोक करेगा तो यहाँ लिखो ओ ओ बी ए। जब भी रिवोक करेगा प्रमोटर को क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। द अथॉरिटी में इंस्टेड ऑफ रिवोकिंग, अभी पढ़ा ना अपन ने, रिवोक करने के अलावा भी वो एक काम कर सकता है। उसको बोल देगा भैया एक काम कर, मैं तुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा हूँ, वो फुलफिल कर ले तो मैं रिवोकेशन नहीं करूंगा। क्लियर है? तो अथॉरिटी में इंस्टेड ऑफ रिवोकिंग परमिट इट रिमेन इन एनफोर्स, चलते रहे काम, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट टू फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट एंड इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अलॉटीज के इंटरेस्ट में होगी, तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल करेगा तो फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। उसको हम कहते हैं रिमेन इन फोर्स। तो हम रिमोक नहीं कर रहे हैं, चलते रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। सबको क्लियर हो रहा है? चलो अब अथॉरिटी अपॉन अ रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब इसको भी एक स्टार मार्क करो। दो टॉपिक है रिवोकेशन के अंदर, एक कब कब रिवोक करता है, कौन सी चीजें होती है, और एक रिवोकेशन में वो एक्चुअली क्या क्या करता है। कहाँ थे? अच्छा देखो, सबसे पहले क्या कर देगा बच्चे? रिवोकेशन किया तो करेगा क्या? सबसे पहले बोल देगा प्रमोटर तुम डिबार हो, तुम मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या मिला था? वेबसाइट का एक्सेस मिला था ना, और वेब पेज क्रिएट करने का, तो उसको डी बार कर दिया। डी बार मतलब अब उसके पास वो पार नहीं है, वो कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाएगा और इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो डी बार द प्रमोटर फ्रॉम एक्सरसाइज द assessing the website in relation to that project and specify his name in the list of defaulters and display his photograph on the website। also inform other real estate authorities जो दूसरे states में और दूसरे union territories में about such revocation of registration। तो उसकी हर जगह क्या कर देंगे? वो बेइज्जती। क्या कर देंगे? बेइज्जत। सबसे पहले क्या किया? एक्सेस का एक्सेस ले लिया, फिर क्या किया? लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में डाल दिया, फिर क्या किया? उसकी फोटो भी लगा दी, ठीक है, और बाकी सारे रेरा के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोल दिया ये बंदा क्या है? डिफॉल्टर। तो कहीं और भी जाके वो काम नहीं कर सकते। तो आप ये पॉइंट से समझो कि कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, और फॉर आपके लिए आप कंपनी सेक्रेटरी साइड से समझो कि इतने अच्छे तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हो कि सर आप रेरा का काम कर रहे हो, अगर आपसे एक भी गलती हुई तो ये तरीके की बेइज्जती आपकी होगी, वो खुद ही आपसे कंप्लायंसेस कराएगा। ठीक है,
Next, facilitate the remaining development work to be carried out in accordance with the provision of section 8. जो इसके बाद आएगा बच्चे, मतलब कि जो बचा हुआ डेवलपमेंट वर्क है वो खुद से हैंडल करेगा. क्लियर है? तो आप ये याद रख सकते हो, दूसरे प्रोविजंस के हिसाब से हैंडल कराएगा जो बचा हुआ काम है, क्योंकि उसने तो कांड कर दिया, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर दी, तो उसका क्या किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट द बैंक होल्डिंग प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट टू फ्रीज द अकाउंट. जिसमें वो सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा था जहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पैसा आ रहा था और फिर उसका एक्सेस प्रमोटर के पास था, पैसे निकाल रहा था और काम करता. इवन कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और डेवलपर, आर्किटेक्ट के पास भी एक अकाउंट का एक्सेस था कि वो पैसे निकाल सकते हैं जब जब उनको यूज में होगा. तो उसने अकाउंट को क्या करा लिया बच्चे, फ्रीज करा लिया. क्या करा लिया, फ्रीज करा लिया. एंड देयर आफ्टर टेक सच फर्दर नेसेसरी एक्शन इंक्लूडिंग consequent defreezing of the said account toward facilitating the remaining development work. और defreeze वो तभी कराएगा जब remaining development वो करवाएगा, क्योंकि खुद से पैसे से तो गवर्नमेंट कभी भी पैसा नहीं निकालेगी जेब से. Last, to protect the interest of public or public interest, issue such directions that may deems necessary. और public interest के लिए उसको और भी कुछ लगेगा तो वो चीजें, वो directions दे सकता है. क्लियर हुआ? सबसे पहले रिवोक कब कब होता है, जब कंप्लेन रिसीव होती है, सुओ मोटो और रिकमेंडेशन. किसका रिकमेंडेशन बच्चे, अथॉरिटी का. ठीक है, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है 4 बातों से और फिर ही रिवोक करता है. पहला क्या हो गया, डिफॉल्ट इन द प्रोविजन ऑफ लॉ. दूसरा, वायलेट्स एनी टर्म्स एंड कंडीशन. तीसरा, अनफेयर प्रैक्टिस. चौथा, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, अब जब रिवोक करता है तो फिर 4-5 चीजें करता है. पहली चीज क्या करता है, डिबार कर देता है प्रमोटर को. इसी पॉइंट में एक और पॉइंट है, डिबार कर लेता है एक्सेसिंग द वेबसाइट. लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में नाम डाल देता है. इसी पॉइंट में एक और पॉइंट है, उसकी फोटो लगा देता है वेबसाइट में. इसी पॉइंट में एक लास्ट पॉइंट है, इन्फॉर्मिंग द अदर रेरा के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इन्फॉर्म कर देता है. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क प्रोविजन ऑफ रेरा एक्ट से कराएगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, सेपरेट जो अकाउंट बनाया था उसको फ्रीज कर देगा. डी फ्रीज तब करेगा जब रिमेनिंग डेवलपमेंट होगा. और लास्ट, एज इट में इन इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी उसको ऑर्डर डीम फिट लगेगा वो डायरेक्शंस वो दे सकता है. क्लियर हुआ सबको सेक्शन 7? चलो सेक्शन 8, ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन द लैप्स ऑफ और रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन. यानी आपका टाइम खत्म हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का एज पर शेड्यूल, या फिर रिवोक हो गया, तो फिर क्या करेगा, रेरा खुद से इसको कंप्लीट कराएगा. अपॉन लैप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जितने टाइम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उतने टाइम में आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट पूरा डेवलप कर लेना है. एक्सटेंशन अलाउड है क्या, नहीं अलाउड है, पर एक्सेप्शन केस है फोर्स मेजॉर. या रिवोक किया हमने, मे कंसल्ट, किससे कंसल्ट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बच्चे, यूनियन टेरिटरी. जहां पे कोई यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट नहीं है तो वो तो दिल्ली की है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहे. यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी की, पुडुचेरी दिल्ली के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. और लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट. ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से बात करेगा, मतलब अपने एरिया के गवर्नमेंट से बात करेगा, उनसे सजेशन लेगा कि भैया इन्होंने टाइम पे खत्म किया नहीं और इनने अनफेयर प्रैक्टिसेस में कर लिया, तो मैंने क्या कर लिया है, रिवोक कर लिया है. तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप बताओ, आप सजेस्ट करो कि मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूं. ठीक है, तो बोल रहा है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन एज इट डीम्स फिट इंक्लूडिंग द कैरिंग आउट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और बाय एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज इन एनी मैनर एज इट माइट डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी. क्योंकि रेरा तो बैठ के डेवलपमेंट काम करेगा नहीं, तो गवर्नमेंट को बोलेगा भैया तुम्हारे पास कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट और ये सारे लोग हैं जो इसको डेवलप कर सके, तो तुम बताओ क्या एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, इसलिए कई बहुत सारी बिल्डिंगें आपने देखी होगी पड़ी की पड़ी है, कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो गवर्नमेंट भी सिल्ली, वो भी कांड करके चला गया, उसका भी रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, तो वो बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है. ठीक है, let's not take the names. Direction, decision or order of the authority shall not take effect unless the expiry of the period of appeal provided under the provision. मतलब कि भैया किसी के साथ आपने अगर रिवोक कर लिया किसी भी कारण से, तो वो अपील कर सकता है, हाँ कर सकता है. तो फाइनल डिसीजन तब आएगा जब अपील का पीरियड खत्म हो जाएगा. अब जनरल चीज आपको जनरली तो पता ही होगा कि यार अगर एक अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है तो उसके 30 दिन 60 दिन 90 दिन इतने टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो. अब आपने ये पढ़ा है रेरा अथॉरिटी, फिर रेरा के एपीलेट अथॉरिटी भी है, तो एपीलेट अथॉरिटी में क्या होगा बच्चे, अपील होगी. तो अगर टाइमलाइन, एग्जाम्पल है ये, अगर टाइमलाइन 30 दिन का है तो यहां से रिवोकेशन हुआ, इस
प्रमोटर के पास कितने दिन है? 30 दिन। 30 दिन में क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है, और इस अपील का जवाब आया तो ठीक। अगर इस पर्सन ने 30 दिन में अपील फाइल नहीं की और 30 दिन आज खत्म हो गए, तो फिर रीडेवलपमेंट का वर्क होगा और रेरा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो कंटिन्यू होगा। क्लियर हुआ सबको? चलो, अब कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। अब ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक आ गया। अभी तक चल रहा था ग्रांटिंग, एक्सटेंशन और रिवोकेशन, ठीक है। अब टॉपिक आया है रियल एस्टेट एजेंट्स। रियल एस्टेट एजेंट्स कौन होते हैं बच्चे? ब्रोकर होते हैं, नेगोशिएबल क्या, ठेकेदार तो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, डीलर होते हैं, और बेसिकली वो लोग जो आपकी प्रॉपर्टी बिकवाते हैं, ठीक है। अ पर्सन, वहां लिखा है नेगोशिएट इसलिए कोई बोल रहा था, एनी पर्सन हु नेगोशिएट्स और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन इन ट्रांजैक्शन टू ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, एज द केस में बी इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जो आपके प्लॉट को, अपार्टमेंट को, बिल्डिंग को क्या करवा दे बच्चे? ट्रांसफर करा दे, ट्रांसफर कराने में आपको हेल्प कर दे, या ट्रांजैक्शन को करवाने में, तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे? रियल एस्टेट एजेंट्स, ठीक है। अब ये चाहे सेल करवा दे या अनदर पर्सन को ट्रांसफर प्लॉट, पार्टनर एज द केस में बी, ऑफ एनी वन पर्सन टू हिम। अब इसके बदले वो क्या लेता है? रेम्युनरेशन, या फिर कोई फी, या फिर कोई अदर चार्जेस, या ये क्या ये 2 करोड़ रुपए पूरे ले लेता है कि जितने का प्लॉट बेचा? नहीं, कुछ ना कुछ कमीशन, कुछ ना कुछ फी, कुछ ना कुछ चार्जेस, या कुछ ना कुछ पर मंथ की रेम्युनरेशन। तो वर्ड याद कर लो, रेम्युनरेशन, फी, अदर चार्जेस और कमीशन। अदरवाइज includes a person introduced through any medium, prospective or buyer or seller to each other for negotiation of sale, purchase of plot, apartment, उसको हम बोलते हैं क्या? एजेंट। इसमें हम प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी ब्रोकर, मिडिल मैन, बाय व्हाट नेम कॉल्ड, उसको इस नाम से भी बुलाते हैं। क्लियर है? तो आप डीलर बोलते हो, आप ब्रोकर बोलते हो, आप उसको मिडिल मैन भी बोल सकते हो। वो लोग आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर वाला करा के देते हैं। वो लेते क्या है? रेम्युनरेशन, कोई फी, अदर चार्जेस और कमीशन, इसमें से कुछ भी। हाँ, मेन जो ओनर होता है उससे लेते हैं। हाँ, जो बिकवाने के लिए बोलता है ना, अपन उसी को ही तो देते हैं पैसे। तुम खरीदने वाली ब्रोकर को पैसे क्यों दोगे? ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है, जब आपको रेंट पे चाहिए होता है प्रॉपर्टी, जब आपको रेंट पे चाहिए तब आप ब्रोकर को पैसे देते हो। जब आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हो कि हमें ओनर से मिलवाओ, तो पर्पस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला रियल एस्टेट एजेंट जो ट्रांसफर करा के देगा प्रॉपर्टी, उसको हम ब्रोकरेज देते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट ब्रोकिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस इन इंडिया। वाओ, सबसे इजीएस्ट बिजनेस बोल दिया है इसको। एज देयर इज नो स्पेसिफिक, कोई पढ़ाई लिखाई इसके लिए चाहिए नहीं, तो तुम सीएस नहीं बने तो क्या बन सकते हो? रियल एस्टेट ब्रोकर। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ऑल्सो देयर इज नो कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, विद सेट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी या प्रोफेशनल ब्रांड। इसकी कोई ट्रेनिंग वेनिंग स्पेसिफाइड भी कहीं नहीं है। बेसिकली क्या करना है? बीच का बंदा बनना है, प्रॉपर्टी लेगा, क्या लेगा और कमीशन खानी, यही वाले काम करने। Hence there are thousands of non-professional agents, brokers in every city appropriating without any accountability। वो आया नहीं था, आ जाइए बिकवा देंगे, आ जाइए दिलवा देंगे। कौन सी रील आई थी ऐसी, देखी नहीं है तुम लोगों ने? मीम व्हाटएवर रील आई थी, वो ब्रोकर यही तो करता है और इसीलिए तो वो फेमस हुआ था। आ जाइए बिकवा देंगे। क्या लाइन नहीं याद आ रही मेरे को यार। नहीं नहीं, हिंदी में ही थी। अच्छा सा घर चाहिए, बालकनी चाहिए, आ जाओ मिलवा देंगे, ऐसा कुछ था ना। विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन रियल, क्या इनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? हाँ, रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने, हर वो प्रोजेक्ट को, हर वो प्रमोटर को, हर वो एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ये इनको लगा क्वालिफिकेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन फैसिलिटेटिंग सेल परचेज ऑन एनी प्लॉट, ठीक है। अपन ने जो सेलियन फीचर्स पढ़े ना, उसी में ही लिखा है बच्चे कि एजेंट, ब्रोकर हो, कुछ भी हो, सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो इज नॉट रजिस्टर्ड? तो उसने फिर तुम्हें सिर्फ कांटेक्ट दिलाया होगा।
तो वो उसकी उस पर्सन और उसकी डील होगी, उनके बीच में अग्रीमेंट होगा, ठीक है। चलो, एवरी स्केल, अब उसने इलीगल काम किया तुम उसको रह रहा क्या पकड़ा सकते हो, बट एज पर लॉ ही शुड बी रजिस्टर्ड। एवरी रियल एस्टेट, इसको ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, जस्ट बिकॉज ही वॉज योर रिलेटिव। रियल एस्टेट एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन, तो उसको बता देना सर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, कंसल्टेंसी फीस तुम ले लेना 70,000 रुपए। मेक एन एप्लीकेशन फॉर, make an application to authority for registration in such form manner which within such time accompanied by such fees as may be prescribed, ठीक है। उसके बाद authority shall within such period in such manner upon satisfying itself fulfillment of such condition as may be prescribed, उसको एक single registration दे देंगे for real estate agent for the entire state or union territory as the case may be, और फिर उसकी application reject भी कर सकते हैं reasons recording, और उसको एक opportunity of being heard दे देंगे, ठीक है। तो इधर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, इधर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Where the application period prescribed in the act is the applicant does not receive any communication, नहीं आया तो it shall be deemed to be registered। ये आपको पता है कि 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो क्या मान लेंगे, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहां से लेकर यहां तक रीड लिखो बच्चे। एक टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। आप बताओ ये काम क्या करेगा, क्यों, रिलेटिव क्या करते हैं, और रियल एस्टेट एजेंट बिकवाए और पैसे टाइम पे मिल जाए, उसको मिल जाए ना, ओनर को दिलवाए, और क्या फंक्शन होंगे इसके। तुम लोग तो ऐसे सोच रहे हो जैसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने। फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट, सबसे पहले देखो, मेंटेन और प्रिजर्व करेगा सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब। अब कह रहा है वो सारे फंक्शंस वो अच्छे से करेगा जो पर्टिकुलरली सेल परचेज कराए, ऐसे कुछ भी नहीं करेगा कि किसी को डिसीव कर दे जो आपको चीजें पता हो, ठीक है। एवरी एजेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड, सबसे पहले वो फैसिलिटेट नहीं है सेल परचेज कराने के। उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिजर्व करके रखना है, रिकॉर्ड्स बना के रखना है। उसके बाद कह रहा है ना ही उसको इन्वॉल्व होना है किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में। अनफेयर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन आपको याद है, 3 वर्ड याद कराए थे, क्या क्या, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एड्स और डिसेप्टिव। वही लिखा है, प्रैक्टिसेस मेकिंग एनी स्टेटमेंट ओरली इन राइटिंग, जो सबसे पहले क्या हो गई, फॉल्स है। फिर अप्रूवल है और फैसिलिटेशन करा रहे हो, जबकि ऐसा कोई भी अप्रूवल फैसिलिटेशन आपने नहीं कराया, आपने क्या कर दिया, फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस उसको दे दिए। परमिट कर रहे हो पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइज, जो एक्चुअली इंटेंशन नहीं है आपका ऑफर करने का, क्लियर है। ऐसे काम करना क्या होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो हर रियल एस्टेट एजेंट को बोल दिया सबसे पहला फंक्शन रजिस्ट्रेशन करा लो, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे सेल परचेज प्लॉट का, अपार्टमेंट का, बिल्डिंग का मत करना। उसके बाद बोल दिया गलती से भी इन्वॉल्व मत होना अनफेयर प्रैक्टिसेस में, नेमली पहला फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एड्स और डिसेप्टिव क्लेम्स। इसी को ही डिटेल में उन्होंने बताया कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो ओरली या राइटिंग में वो बोल रहा है जो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, ऐसी एड जो एक्चुअली में वो चीज ऑफर वो नहीं करे, ठीक है। अब टॉपिक है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, ठीक है। अब बच्चे इन जो प्रमोटर है जो प्रॉपर्टी बना रहा है उसके फंक्शंस और उसकी ड्यूटीज, चलो फंक्शंस छोड़ो, ड्यूटीज क्या होंगी उस प्रमोटर की, किसको यूज करना, प्रमोटर की ड्यूटीज पूछ रही हूँ, तो प्रमोटर अपने आप को कैसे यूज करेगा, टाइम, क्या हो गया दिशा, जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो मैंने। अच्छा, वेदांत की बात पे हंसी आ रही थी। टाइम पे, जो शेड्यूल टाइम पे उसने किया है उस टाइम पे कंप्लीट करे। दिशा, प्रमोटर की ड्यूटी क्या होगी, और हम लोगों को भी बता दो, हम लोग भी हंस दे यार, नहीं बताओगी, क्या अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा, प्रमोटर हैंडसम होना चाहिए, और ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है भाई, सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराए, टाइमली कंप्लीट करे। और कुछ और ड्यूटी सोचो यार, तुम घर खरीदने जाओगे, तुमको क्या लग रहा है जो ओनर है उसके पास क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, तो उसके तुम्हें क्या करना है एडवर्टीजमेंट से, तुम अपने साइड से सोचो कि तुम्हें प्रॉपर्टी, कहाँ थे तुम लोग, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
कोई केस ना चल रहा हो, ठीक है, पर मैं ड्यूटी की बात कर रही हूँ भैया। उसकी ड्यूटी, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बनाने में उसकी ड्यूटी क्या होगी, तुम्हें वो बिल्डिंग खरीदनी है, तुम सोचो, अच्छी कॉस्ट दे तुमको, वो हो गया टाइमली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया, और इलीगल ना हो, जैसा उसने एडवर्टीजमेंट किया है वैसा बना के दे, और ठीक है बच्चे, प्रोडक्ट क्वालिटी यूज करे, सीमेंट अच्छी यूज करे, सबसे पहले ईट अच्छे लगाए, महंगी फैक्ट्री से खरीद के आए, कॉस्टिंग वैसे निकाले, सही है। और ड्यूटी, सारी डिटेल्स, जो पैसे उसने अकाउंट में डाले हैं उसको उसी पर्पज से यूज करे जो ले रहा है वो। और ड्यूटी, सही एडवर्टीजमेंट दे, ठीक है, मिसलीडिंग ना हो गया, और ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, हाँ, हमको घर के अंदर पूल चाहिए, उसका अवेलेबल हो नहीं, ठीक है, हर टाइप का 2 BHK 3 BHK 4 BHK अगर वो देना चाह रहा है भाई, उसकी मर्जी है, उसको जैसा बेचना हो, पर ऐसी वो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की फुलफिल करे। चलो, जो बच्चे अभी आए हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर, हम आगे आ गए हैं, आप लोग थोड़ा लेट हो गए कॉलेज की वजह से। अब सबसे पहला देखो, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर में सबसे पहला क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी, ठीक है, वो पब्लिक व्यू होनी चाहिए कि भैया ये मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये मेरे को मिला हुआ है, ये पब्लिक व्यू में होना चाहिए। दूसरा, क्वार्टरली अप टू डेट रहे लिस्ट ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, बिल्डिंग जो भी वो बनाता है। क्वार्टरली अपडेट किसके लिए दे दे, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो उसने गराजेस बुक किए हैं। क्वार्टरली अप टू डेट दे दे लिस्ट ऑफ अप्रूवल जो भी उसने अथॉरिटी से लिए हैं, अप्रूवल जो पेंडिंग है उसकी भी डिटेल्स, जहां जहां कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया पर आगे का सर्टिफिकेट अभी बाकी है। क्वार्टरली अप टू डेट रहे अपने स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट्स को लेके, और सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी क्वार्टरली अप टू डेट, क्वार्टरली अप टू, ये सब पब्लिक व्यू में होनी चाहिए कि उसके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितनों का काम हो गया है, कितनों में पेंडिंग अप्रूवल्स बाकी है, ये सारी चीज, सारी बातें पब्लिक व्यू के लिए होनी चाहिए अवेलेबल। Promoter at the time of booking and issuing allotment letter shall be responsible to making available the allottee sanction plan दे, जब बुकिंग लेता है ना, एडवांस पैसे लेता है आपसे, तब आपको क्या क्या दे दे, सैंक्शन प्लान, पूरा लेआउट अलोंग विद द स्पेसिफिकेशंस की वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको अप्रूव कर दिया है, इसका पूरा डिस्प्ले भी दिखाते हैं वो आपको साइट में, वो थर्माकोल से पूरा बना रहता है, तो वो पूरा डिस्प्ले भी आपको दिखाया किस तरीके से हमारा घर बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज वाइज आपको क्या देता रहे, कितना कितना कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो फेज 1 बन गया है, फेज 2 बन गया है, आज इतना बन गया है, आज इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, वो स्टेज वाइज उनको अप्रूवल और कंप्लीशन की डिटेल्स देता रहे। फिर प्रमोटर शैल, सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो सारे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस जो इस एक्ट में उसको बोले गए हैं करने के लिए, ठीक है। और जो उसने अग्रीमेंट किया है अलॉटीज के साथ, सेल का, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनाया, वो सारे अग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसके ऑब्लिगेशन है कि उसको फुलफिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, provided that the responsibility of the promoter with respect to structural defect or any other defect for such period shall continue even after the conveyance of the deed of all the apartment। बच्चे क्या होता है, जब तक, जनरली बता रही हूँ, जब तक आप वहां रहने नहीं जाते हो, ठीक है, जब तक आप वहां रहने नहीं जाते हो, जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर में वो कौन बनाता है, प्रमोटर, ठीक है। जब आप वहां रहने चले गए, जब आप वहां रहने भी चले गए, उसके बाद भी कुछ टाइम पीरियड तक प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल रहता है कि कोई भी डिफेक्ट आएगा तो कौन बनाएगा, प्रमोटर बनाएगा, ठीक है। वो टाइम पीरियड प्रोविजंस में, रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है कि इवन इफ कन्वेंस हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, कन्वेंस हो गया मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, आपको आपका प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग मिल गई है, उसके बाद भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मतलब ना बिल्डिंग में क्रैक हो रहा है, ठीक है, तो वो अगर स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद कह रहा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, ही शैल ऑब्टेन एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगेन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन द लीज सर्टिफिकेट अगर वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे है। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस। ही एनेबल परफॉर्म
फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन और सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल अपनी पूरी बिल्डिंग को कोऑपरेटिव बनाने के लिए या एसोसिएशन बनाना है तो एसोसिएशन बनाने के लिए। एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग। अब जैसे आप लोगों का अग्रीमेंट होता है, ठीक है, मैं प्रमोटर हूं, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, आप सब कौन हो, परचेजर्स हो, आप अग्रीमेंट बनाओगे कि मैं अग्रीमेंट बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी अग्रीमेंट, ठीक है। आप सिर्फ क्या करने आओगे, रीड करने आओगे और साइन करने आओगे, तो उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो ये वन ऑफ द ड्यूटी हो गई। पे ऑल द आउटगोइंग अंटिल ही ट्रांसफर्स द फिजिकल पोजेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स टू द अलॉटीज। तो सारे पैसे जो भी अलॉटी ने अभी तक खर्च किए, जब तक उसको फिजिकल पोजेशन नहीं मिला है तब तक मुझे उसको पे करना पड़ेगा। फिर आफ्टर ही एग्जीक्यूट्स द अग्रीमेंट ऑफ द सेल और अपार्टमेंट नॉट मॉर्टगेज और क्रिएट अ चार्ज ऑन सच। अब जब मैंने प्रॉपर्टी, मैं प्रमोटर हूं, मैंने प्रॉपर्टी क्या कर दी, आपको बेच दी, अब आप ओनर हो, हाँ, तो मैं क्या उसको जाके लोन ले सकती हूँ क्या उस प्रॉपर्टी के दम पे? क्या मैं उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर सकती हूँ? क्या मैं मॉर्टगेज क्रिएट कर सकती हूँ? नहीं। तो ये भी मेरी ड्यूटी है कि वंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, उस प्रॉपर्टी पे लोन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अग्रीमेंट हो गया तो लोन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपके लिए होमवर्क है, कि ये सारी से फंक्शन एंड ड्यूटीज आप एक बार रीड करके आएंगे, मैं कल पूछूंगी आपसे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस। वेरासिटी यानी ट्रूथ, वहां लिखो ट्रूथ, सच्चाई कितनी है तुम्हारी एड में। तो क्या प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल है एडवर्टीजमेंट के लिए? हाँ, अभी अपन ने डिस्कस किया कि अगर आप कह रहे हो 4 BHK बना रहे हो विथ ऑल रूम्स हैविंग बालकनीज, मॉड्यूलर किचन, और इसकी आप ऐड करो, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप इसी चीज को एडवर्टीज करो। अगर आप बालकनीज नहीं दे रहे हो तो आपको इस चीज की एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वेयर एनी पर्सन मेक्स एन एडवांस और डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द नोटिस, एडवर्टीजमेंट या प्रोस्पेक्टस ऑन द बेसिस ऑफ एनी मॉडल अपार्टमेंट और प्लॉट एज द बेस may be and sustains any loss or damage by reason of incorrect false statement, she shall be compensated by the promoter in the manner provided in the act। और एड में दिया और आपको नहीं दिया, आपने एडवांस पे कर दिया था और आपको वो चीज बन के नहीं मिली, तो आपको क्या मिलेगा फिर? कॉम्पनसेशन। क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन बाय द प्रमोटर। तो वो इस चीज के लिए लाइबल है कि उसने जो ऐड की थी वो उसको सामने वाले बायर को देनी पड़ेगी, वरना वो कॉम्पनसेशन मांगेगा, ठीक है। If the person is affected by such incorrect false statement contained in the notice or the prospectus and the model intends to withdraw, वो क्या कह रहा है, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को इस घर में रहना ही नहीं है, जहां आपने बोला 3 रूम 3 बालकनी और आपने मुझे सिर्फ 1 बालकनी दी है, मेरे को क्या करना है, इस घर में नहीं रहना है, मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, मैं इस प्रपोज प्रोजेक्ट में और पैसा नहीं। He shall return his entire investment along with interest as may be prescribed and compensated in many manner। याद है अपन ने इंटरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब जब उसने एडवांस दे दिया और आपने वो नहीं बनाया जो उसको चाहिए था, तो वो बोलेगा मेरा पैसा वापस दो, तो क्या प्रमोटर को देना पड़ेगा? हाँ, विथ इंटरेस्ट। क्लियर हुआ सबको? No deposit or advance to be taken by the promoter without first entering into agreement or sale। हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि पैसे एडवांस में नहीं लेने जब तक अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल यानी सेल डीड बाद में बनेगी। आज जो अग्रीमेंट हो रहा है कि आगे जाके एक प्रॉपर्टी आपको बिकेगी, जब तक वो अग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक आप एडवांस नहीं ले सकते। रीड लिखो। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन कल से पढ़ेंगे, अडहर टू सैंक्शन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रमोटर, ठीक है।